जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर, स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की सीरीज में एक क्लास को और आगे बढ़ाएंगे। इससे पहले हम लोगों ने 200 प्रश्नों का डिस्कशन कर रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर जरूर देखिएगा। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आगे अपने क्लास की ओर। देखिए, 1500 प्रश्नों का जो हम लोग डिस्कशन करेंगे ये मॉक टेस्ट के माध्यम से करेंगे। एक टेस्ट में कुल 100 प्रश्न होते हैं और 2 टेस्ट हम लोगों ने पीछे से डन कर रखा है। अब यहाँ पर टेस्ट तीसरे की शुरुआत हो रही है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्लास की ओर। इससे पहले वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अगर चैनल पर पहली बार विजिट किए तो सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अगर आप पीसीएस की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप टीम के पेड कोर्स से जुड़ सकते हैं इन दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आप यहाँ से व्हाट्सएप के माध्यम से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्ले स्टोर से स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एप्लीकेशन जरूर इंस्टॉल कीजिएगा। एप्लीकेशन के माध्यम से अगर आप कोई भी कोर्स परचेस करते हैं और वहाँ पर कोड अप्लाई करते हैं ज्ञान सर, तो आपको अप टू 50% तक का डिस्काउंट मिल सकता है दोस्तों। और ये ऑफर लिमिटेड टाइम के लिए, तो जल्द से जल्द आप कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे अपने प्रश्नों की ओर। देखिए, प्रश्न यहाँ पर दिया गया, प्रश्न संख्या 1 से 4 के लिए निर्देश दिया गया। निर्देश क्या है? निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए तथा प्रश्न संख्या 1 से 4 के उत्तर इस गद्यांश के आधार पर दीजिए। जब कभी भी गद्यांश आधारित प्रश्न मिले तो सबसे पहले आपको प्रश्न पढ़ना चाहिए, इससे समय की थोड़ी सी बचत होगी। देखिए, प्रश्न यहाँ पर क्या दिया गया? भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हाल के संबोधन के अनुसार भारत देश में कौन सा गुण विकसित करने की आवश्यकता है? देखिए, 4 विकल्प दिया: स्वाधीनता, आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान, आत्मसमर्पणता। अभी गद्यांश पढ़ेंगे तो इसका उत्तर पता चलेगा। इस गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश है जो भारत के लिए समस्या का कारण बना हुआ है? चीन, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश। प्रश्न संख्या तीसरा दिया है यहाँ पर, गद्यांश के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत को महत्वपूर्ण योगदान करना होगा। आगे दिया है, वैश्विक महामारी संकट को अवसर में परिवर्तित करने के लिए कई देशों की कंपनियों ने चीन को बहिष्कृत करना शुरू कर दिया है। तीसरा दिया है, अलग अलग देशों की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य आधारभूत स्तर पर उतनी अच्छी तरह से नहीं हुआ जितनी की अपेक्षा थी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। चौथा प्रश्न दिया है, गद्यांश के अनुसार भारत के कौन से विभाग का आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अधिक उत्तरदायित्व तो है? तो यहाँ पे 4 विभाग है: सैन्य, राजनीतिक, प्रशासनिक और वित्तीय। चलिए अब गद्यांश पढ़ते हैं तो फिर कुछ चीजें क्लियर होंगी। देखिए, पहले दिया है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स की एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए एक बार फिर से न केवल देश को आत्मनिर्भर बनाने की जरूरत पर बल दिया है बल्कि उद्योग जगत से इस अभियान को आगे बढ़ाने के लिए भी कहा है। तो देखिए, यहाँ से एक क्वेश्चन का उत्तर आपको मिल गया कि मोदी जी किसकी बात कर रहे थे? आत्मनिर्भरता की। तो इसका पहले का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। अगर आप पहले क्वेश्चन पढ़े रहेंगे तो आपको उत्तर पता चलता चलेगा, और अगर पहले आप गद्यांश पढ़ेंगे तो पूरा गद्यांश पढ़ेंगे, फिर उसके बाद आप प्रश्नों को देखेंगे। ठीक, आगे दिया है कि इस गद्यांश के अनुसार कौन सा देश मतलब समस्या बना हुआ है। तो चलिए देखते हैं आगे क्या यहाँ पे बनेगा। अब और आगे गद्यांश पढ़ते हैं। देखिए, वास्तव में यह समय उद्योग जगत को प्रेरित और प्रोत्साहित करने का है, लेकिन जिस नौकरशाही को महती भूमिका निभानी थी उसके रूखे रवैये से यह नहीं लगता है कि कोरोना संकट को एक अवसर में बदलने के लिए प्रतिबद्ध है। इस आशय की बातें तो खूब हो रही हैं कि सरकारी तंत्र चीन से निकलने वाली कंपनियों को देश में आकर्षित करने के लिए सक्रिय है, लेकिन यह सक्रियता जमीन पर नजर नहीं आती। कायदे से तो जैसे ही यह भनक लगी थी कि कोरोना वायरस के प्रसार में चीनी नेतृत्व संदिग्ध भूमिका के कारण बहुआयामी कंपनियां चीन छोड़ने के लिए तैयार हो रही हैं, वैसे ही भारतीय नौकरशाही को इन कंपनियों को आकर्षित करने में जुट जाना चाहिए था। यह निराशाजनक है कि ऐसा कुछ होता हुआ दिखाई नहीं पड़ा। चूंकि बहुआयामी कंपनी आनन फानन में चीन से निकलना चाहती हैं, इसलिए जरूरत इसकी है कि उनके लिए अनुकूल माहौल तैयार करने का काम युद्ध स्तर पर किया जाए। और आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर दिया ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि इन कंपनियों के पास ताइवान, इंडोनेशिया, थाईलैंड, वियतनाम आदि देश विकल्प के रूप में मौजूद है। तो देखिए, यहाँ पे जो समस्या की बात किया गया तो कौन सा देश है? चीन का नाम लिया गया, तो चीन समस्या बन रहा है, विकल्प ए हो जाएगा।
और आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 3 दिया है। 3 में बोला जा रहा है गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है। तो देखिए गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही नहीं है, अगर इसमें आप देखेंगे तो यहाँ पे पता चलेगा कि देखिए ये दिया है कि भारत में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए उद्योग जगत को महत्वपूर्ण योगदान करना होगा, ये तो कहा गया है ना। वैश्विक महामारी को अवसर में परिवर्तित करने के लिए कई देशों की कंपनियों ने चीन को बहिष्कृत करना शुरू कर दिया, ये भी सही है। अलग अलग देशों की कंपनियों को भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित करने का कार्य आधारभूत स्तर पर उतना अच्छा नहीं हुआ जितनी अच्छी तरह से अपेक्षा किया गया था, ये भी सही है। तो इसमें से कौन सही नहीं है, तो उपरोक्त में से कोई नहीं, विकल्प डी इस क्वेश्चन का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 4 दिए, गद्यांश के अनुसार भारत के कौन सा विभाग आत्मनिर्भरता के लिए सबसे अधिक उत्तरदायी है। तो देखिए प्रशासनिक विभाग होगा, जैसा कि चर्चा किया गया था गद्यांश में, विकल्प सी इसका उत्तर बनेगा। तो दोस्तों ये 4 क्वेश्चन है जो कि गद्यांश से बने थे। अब आते हैं अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 5 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा में समास का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। तो समास का सर्वाधिक प्रयोग संस्कृत भाषा में होता है, ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन, इसे आप सीधा याद रखिएगा। समास का सबसे ज्यादा प्रयोग किस भाषा में होता है, संस्कृत भाषा में। अगला प्रश्न दिया, गज भर की छाती होना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ क्या होता है। तो गज भर की छाती होना इसका मतलब होता है साहस का उत्कृष्ट प्रदर्शन करना, मतलब एकदम उच्च दर्जे का साहस दिखाना, इसका सही उत्तर विकल्प सी बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 दिया है, गण्य का विपरीतार्थक होगा। देखिए गण्य नगण्य आपने सुना होगा, तो गण्य का क्या हो जाएगा, नगण्य। गण्य मतलब जिसे गिना जा सके, नगण्य मतलब जिसे गिना नहीं जा सके। नेक्स्ट और आगे बढ़ते हैं, देखिए यहां पर दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा एक विकल्प में तत्सम और तद्भव का सही जोड़ी नहीं दिखाया गया, ये बताने। अर्ध आधा सही है, 11 एकादश ये भी सही है, कमल कमल ये भी सही है। तो कर्तव्य परायण ये तत्सम तद्भव की सही जोड़ी नहीं है, विकल्प डी इसका उत्तर बनेगा। पाउडर किस विदेशी भाषा का शब्द है, बहुत ही आसानी से आप निकाल लेंगे। पाउडर अंग्रेजी भाषा का शब्द है, आप अंग्रेजी में ऐसे लिखते भी होंगे, है ना। तो पाउडर किस भाषा का शब्द है, अंग्रेजी का, विकल्प ए इसका उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 10 पर आते हैं, मधु के अनेकार्थी शब्दों में से निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द नहीं आता है। मधु में कौन सा नहीं है, तो देखिए मधु मतलब शहद होता है, शराब भी होता है, दूध भी होता है। तो ये 3 हो जाएगा, तो विकल्प सी मधु का अर्थ नहीं बनेगा, भंग नहीं होगा। अगला क्वेश्चन प्रश्न संख्या 11 दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, आपको बताना है कौन सा वाक्य शुद्ध है। मेरे को कुछ ध्यान नहीं, ये तो सीधा सीधा गलत दिख रहा है। हमारे को कुछ ध्यान नहीं, ये भी गलत है। मुझको कुछ ध्यान नहीं, ये भी गलत है। मुझे कुछ ध्यान नहीं, ये सही है, विकल्प डी इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 12, किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है। देखिए अमांगलिक पारस्परिक, पारस्परिक को पारस्परिक लिखा जाता है। निष्पाप ये भी गलत है, खटपोड़ ये भी गलत है। तो विकल्प ए इसका सही हो जाएगा, इसकी वर्तनी एकदम शुद्ध है। प्रश्न संख्या 13 यहां पर दिया दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा बगीचा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आपको ये बताना है कौन सा बगीचा का पर्यायवाची नहीं है। उद्यान है, वाटिका है, उपवन है। ये जो वन है ये बगीचा का पर्यायवाची नहीं है, ये जंगल का पर्यायवाची है ना। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14 में यहां पर दिया गया, निम्नलिखित में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है। सकर्मक मतलब जिसमें कर्म आएगा, तो ऑब्जेक्ट किस में आएगा। देखिए बच्चा सो रहा है, ये बच्चा जो है ये नाउन मतलब संज्ञा का कार्य करेगा, सो रहा है ये क्रिया हो जाएगा, तो इसमें कर्म नहीं है ना। वह आ रहा है, यह करता है, और ये क्या है, क्रिया है। मैं नहा रहा हूं, कर्ता और क्रिया, तो यहाँ पे कर्म नहीं दिख रहा है, कर्म खाली देखिए छोटू ये कर्ता हो गया, है ना। इसके बाद खेल रहा है, ये क्या हो गया, क्रिया हो गया। गेम ये क्या हो जाएगा, कर्म हो जाएगा। तो यहाँ पे आप गेम और मोबाइल दोनों कर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे विकल्प 20 का सही उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 15 है, राहिल शब्द निम्नलिखित में से किस बोली का है। तो राहिल भोजपुरी का है, नाम से पता चल रहा है। अमृत का विलोम क्या हो जाएगा, तो अमृत मतलब क्या होता है, एक तरीके से यहाँ पे सुधा की बात किया जा रहा है, तो सुधा का विलोम क्या होता है। देखिए सोम, सुधा और पीयूष ये तीनों इसके पर्यायवाची, विलोम हो जाएगा विष, विकल्प सी। प्रश्न संख्या 17 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। तो आपको बताना है कौन सा विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे स्वागत, है ना, इसको अगर आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे सु प्लस आगत, है ना। सु प्लस आगत स्वागत होता है, तो ये विसर्ग संधि नहीं, बाकी दुर्लभ, निष्फल, निरोग ये विसर्ग संधि है। अगला दिया प्रश्न संख्या 18, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण संयुक्त स्वर नहीं है। देखिए संयुक्त स्वर की बात करेंगे तो स्वर की जो उत्पत्ति है इसमें आप मूल स्वर और संयुक्त स्वर पढ़े होंगे। अ, ई, उ और री ये 4 होते हैं मूल स्वर। इसके बाद आ हो जाएगा, बड़ी ई, बड़ा उ, ए ओ और औ ये होते हैं संयुक्त स्वर। तो यहां पर आप देखेंगे री इसका सही उत्तर बनेगा, विकल्प ए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 19। अच्छा यहां से मैथ की प्रश्न संख्या 19 से मैथ के प्रश्न शुरू हो रहे हैं, तो इसको हम लोग अगली क्लास में आगे बढ़ाएंगे। तो दोस्तों ये 18 क्वेश्चन रहे हिंदी के, जिसका हम लोगों ने डिस्कशन किया है। इस प्रकार की वीडियोस आपको लगातार मिलती रहेगी, बस इसके लिए आपको सी साइट प्रिपरेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।